साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, आप बहुत अच्छे से केबीसी की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अब तो प्रोमो की घोषणा भी हो चुकी है और हमारे इस चैनल पर जो इस सीरीज में महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं वो सभी प्रश्नों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करते रहिए, अच्छे से पिछले प्रश्नों का भी रिवीजन कर लीजिए। और आज हम देखेंगे इसी कड़ी में 7वीं सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की 7वीं कड़ी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। साथियों प्रश्न एक बार दोहरा देता हूं, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। विकल्प दिए हैं, ए 1972, बी 1985, सी 1991 या फिर डी 1998। साथियों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। यह अधिनियम जो है वो पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था और यह अधिनियम जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। और साथियों मैं बता दूं कि इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे, तो इसका बहुत ही अच्छा असर हुआ और लोग जागरूक हुए हैं। और साथियों सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में इस अधिनियम में एक संशोधन किया गया था। सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना को और अधिक कठोर बना दिया गया था। तो ये तो थी वन्य संरक्षण अधिनियम के बारे में बातें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें इस अधिनियम में पहले अनुसूची में जो वे वन्यजीव शामिल हैं जो जिन्हें ज़्यादा सर्वाधिक सुरक्षा की ज़रूरत है, जैसे कि ब्लैक बक हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, धूमिल तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, दलदल हिरण हो गया, हिमालयी भालू हो गया, एशियाई चीता, कश्मीरी हिरण, लायन टेल्ड मैकाक, कस्तूरी मृग, गैंडा, ब्रो एंटलर्ड डियर, प्रो इंटलर्ड डियर, चिंकारा, कैप्ड लंगूर, गोल्डन लंगूर और हुलाक गिब्बन। ये ऐसे हैं जो जिन्हें सर्वाधिक सुरक्षा की ज़रूरत है, सर्वाधिक संरक्षण की ज़रूरत है, तो इन्हें अधिनियम के तहत अनुसूची 1 में शामिल किया गया है जिनको अधिक संरक्षण की आवश्यकता है। इस अनुसूची के तहत शामिल प्रजातियों का पूरे भारत में शिकार करने पर प्रतिबंध है, सिवाय ऐसी स्थिति के जब वे मानव जीवन के लिए खतरा हों अथवा ऐसी बीमारी से पीड़ित हों जिन्हें ठीक करना संभव नहीं। और इस अनुसूची के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सबसे कठोर दंड दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया गया है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। साथियों आपने प्रश्न सुन लिया होगा, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। आपको विकल्प दिए गए हैं, ए पेरिस्कोप, बी स्टेथोस्कोप, सी एंडोस्कोप या फिर डी टेलीस्कोप। साथियों एंडोस्कोप गुह्यांतदर्शी का अर्थ है अंदर देखना और ख़ास तौर पर इसका अर्थ होता है चिकित्सीय कारण से एंडोस्कोप की मदद से शरीर के अंदर देखना। एंडोस्कोप ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके शरीर के अंदर की तस्वीर उत्पन्न करते हैं। एक डॉक्टर द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का एक बंडल जो है वो शरीर में डाला जा सकता है। ये एक जैसे पाइप होता है ना, पाइप बिल्कुल पाइप जैसे होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है और ये पूर्ण परावर्तन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें से जो बंडल डॉक्टर द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का एक बंडल जो डाला जाता है शरीर के अंदर मुंह के द्वारा, तो इसमें से कुछ ऑप्टिकल फाइबर के जो बंडल होते हैं उसमें से कुछ जो होते हैं वो शरीर में रोशनी पहुंचाते हैं और जबकि अन्य आंतरिक शरीर के घटकों को वापस बाहर की ओर प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, प्रकाश के रूप में उनका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस तरह से हम उसको किसी भी आउटपुट डिवाइस से, जैसे मॉनिटर हो गया या प्रोजेक्टर स्क्रीन हो गया, किसी भी या मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो किसी भी आउटपुट डिवाइस पे, डिस्प्ले पे हम उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से
जो एंडोस्कोप है वो कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? साथियों प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? आपको विकल्प दिए गए हैं, ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या फिर डी असम। तो साथियों 2011 की जनगणना के रिकॉर्ड के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में का जनसंख्या घनत्व 17 है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो साथियों इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। सन 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बन गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। सबसे अधिक दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां का जनसंख्या घनत्व 1028 है, और केरल तीसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा में, जिसका जनसंख्या घनत्व है 860। तो साथियों ये कुछ बातें हैं जो याद रखनी है आपको। और फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? साथियों प्रश्न क्रमांक 4 पूछा गया है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? साथियों यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए इसका विकल्प देखते हैं, ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण या फिर डी दक्षिण से उत्तर। साथियों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा ट्रेन या बस में सफ़र करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो वस्तुएं जो हैं वो पीछे की ओर मतलब विपरीत दिशा में जाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जो अन्य चीज़ें हैं जैसे तारे वगैरह हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में घूमते हुए दिखाई देते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर साथियों शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं और अपनी धुरी पर वामावर्त यानी पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, और इसीलिए पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने को पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। साथियों पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है उसको पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं, और इस पृथ्वी की तीसरी दैनिक गति के कारण यानी पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो साथियों ये याद रखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको उत्तर दिए गए हैं, ए 18 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 18 मार्च, डी 22 मार्च। तो साथियों विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। साथियों 18 अप्रैल 1978 में विश्व स्मारक दिवस के तौर पर इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। शुरू में जब इसको मनाया गया तो इसको बोला जाता था विश्व स्मारक दिवस कहा जाता था। बाद में 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने सबसे पहले विश्व धरोहर दिवस मनाया था। 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा का प्रस्ताव पहली बार प्रस्तुत किया था, जिसे
स्टॉकहोम में आयोजित हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित कर दिया गया। उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की स्थापना हुई। उस समय 18 अप्रैल 1978 में विश्व स्मारक दिवस के तौर पर इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। बाद में इसको विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस कहा जाने लगा। तो इस तरह से विश्व विरासत दिवस की शुरुआत हुई और महत्वपूर्ण स्थलों को, विरासतों को, प्रसिद्ध इमारतों को, प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा के लिए को ध्यान में रखते हुए इस लोगों को जागरूक करने के लिए इस विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस की शुरुआत की गई। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? आपको उत्तर दिए गए हैं। ए लौह काल, बी पाषाण काल, सी पुरापाषाण काल या फिर डी काष्य काल। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 3300 से 1700 ईस्वी पूर्व विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। साथियों, यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी क्योंकि वे कांसे से औजार और हथियार बनाते थे और कांसे का बहुतायत से प्रयोग किया जाता था वस्तुओं को बनाने में। अब चूंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता के रूप में जाना जाने लगा। और साथियों, ये जो युग है ये पाषाण युग और लौह युग के बीच में पड़ता है, यानी कि इतिहास में यह युग पाषाण युग तथा लौह युग के बीच में पड़ता है। पाषाण युग में मनुष्य को किसी भी वस्तु का खनन कर पाने की असमर्थता थी, उनकी जानकारी उस समय नहीं थी पाषाण युग में। बाद में धातु का खनन करने की समर्थता बाद में विकसित हुई। तो सबसे पहले जो है ये जो है कांस्य युग आया, उसके बाद फिर लौह युग की शुरुआत हुई, यानी कि ये पाषाण युग और लौह युग के बीच की सभ्यता थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कांस्य काल की सभ्यता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां दिया गया है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है? साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? आपको उत्तर दिए गए हैं। विकल्प ए 86वां, बी 42वां, सी 44वां और डी विकल्प दिया गया है 73वां। तो साथियों, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद 21A के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कहा गया है। जो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में लाया गया था, उसमें नया अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा के अधिकार से संबंधित यह कहा गया है कि राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 21A के माध्यम से यह बताया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 86वां संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? साथियों, में प्रश्न महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? उत्तर दिए गए हैं। ए 30 अप्रैल, बी 31 मार्च, सी 1 जनवरी या फिर डी 1 अप्रैल। साथियों, आपने विकल्प सुन लिया होगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। साथियों, भारत का जो पहला बजट है वो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था और 1867 तक वित्त वर्ष की गणना 1 मई से 30 अप्रैल तक होती रही थी। 1867 तक वित्त वर्ष की जो गणना होती थी भारत में वो 1 मई से 30 अप्रैल तक होती थी। बाद में वर्ष 1867 में, साथियों, वर्ष 1867 में ब्रिटिश सरकार के साथ साम्यता स्थापित करने के मकसद से भारत में भी वित्त वर्ष
का समय जो है वो बदल दिया गया और इसको बदल कर 1 अप्रैल से किया गया। 1 अप्रैल से मतलब वित्त वर्ष माना गया और 1 अप्रैल से ही इसकी गणना की जाने लगी। तो 1 अप्रैल से हमारा अर्थात भारतीय वित्त वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से होता है। साथियों, इसके अलावा भारत समेत दुनिया में 33 ऐसे देश हैं जहां 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ही अपना वित्त वर्ष वो मनाते हैं। मतलब ये जो वित्त वर्ष की शुरुआत जो हुई थी 1 अप्रैल से गणना करने की, ये साल 1867 से हो रही है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है। वित्त वर्ष जो होता है वो भारत का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के होता है, यानी कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्रमांक 9वां, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया था? साथियों, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया था? विकल्प दिए गए हैं। ए अकबर और महाराणा प्रताप, बी बाबर और हुमायूं, सी शेरशाह और अकबर, डी हुमायूं और अफगान। तो साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। जो लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी की 18 जून 1576 को हुई थी। साथियों, ये सन भी थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ये हुआ था 18 जून 1576 को मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे और मुगल सम्राट अकबर के बीच। और साथियों, इतिहासकारों ने साक्ष्य के अनुसार यह साबित किया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। और साथियों, इसमें जो अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था, और जबकि जो महाराणा प्रताप को जो है वो भील जनजाति का सहयोग मिला था और महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? साथियों, प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए। वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस या पता, जिसको पता कहते हैं, एड्रेस कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? विकल्प ए दिया गया है CRL, बी URL, सी HTML या फिर विकल्प डी दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, वेबसाइट का पता जिसे एड्रेस कहते हैं, पर जो एड्रेस बार में जो पता डालते हैं आप लिखते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो एक वेबसाइट का पता जिसे URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के रूप में भी जाना जाता है, यह एक इंटरनेट या इंटरनेट का नाम है। साथियों, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है या पता होता है। यानी कि यह बताता है कि कोई फाइल है या निर्देशिका है या वेबसाइट है, जो पेज होस्ट हो रहा है वो कहाँ पे है, उसका एड्रेस है। मतलब ये फाइल हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है जिसमें मीडिया भी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, चित्र या पिक्चर भी हो सकता है, वीडियो फाइल भी हो सकता है, या PDF फाइल हो सकती है, फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी ओर बताता है। यानी कि ये एक वेब एड्रेस होता है। तो साथियों, ये तो हो गए आज की सीरीज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे आने वाले हर परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। और साथियों, ये पिछले जो वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। साथियों, आपको वीडियो यदि पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य साथियों को भी उनको भी तैयारी में सहायता मिले, उनको भी तैयारी में मदद मिल पाए, तो उनको भी थोड़ी मदद कर दीजिए, उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको जानकारी हो जाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए साथियों, अब अनुमति लेते हैं आज के कड़ी से
और अगली सीरीज में फिर से मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप चैनल में बने रहिएगा और अगला पिछला वीडियो भी जाके देख लीजिए सब। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो आती है वो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए आपको। बेल आइकन का यही फ़ायदा होता है कि जो वीडियो की सूचना है वो तुरंत मिल जाती है आपको। तो बेल आइकन यदि नहीं प्रेस किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन जो दिखेगा उसमें जो ऑल ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर लेंगे, जिससे सभी वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अनुमति दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।